नमस्कार स्टूडेंट्स आज नया न्यू ईयर है ना। तो आप सभी लोगों को जो है नव वर्ष की जो है बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ये जो नया वर्ष जो है आप सभी के जीवन में जो है खुशियां लेकर आए हैं ना। ओके, तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं आज, है ना। तो हम जो है अभी तक जो है अध्याय 7 पढ़ रहे थे, है ना, बहुकोशिकी संरचना ऊतक। ठीक है, तो इसमें जो है हम ऊतक क्या होता है जान चुके थे। ऊतक जो है कौन कौन से ऊतक होते हैं, है ना। तो इसमें पादप ऊतक, जंतु ऊतक के बारे में हम पढ़े थे, उनके कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में भी जो है पढ़ चुके थे। ठीक है, आज के इस क्लास में जो है हम देखेंगे कि ऊतकों के जो है कौन कौन से कार्य होते हैं और उन ऊतकों की जो संरचना व कार्य में जो है किस प्रकार से जो है संबंध है। समझ में आया? तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊतकों के कार्य के बारे में। ठीक है, फंक्शन ऑफ टिश्यूज़। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या बताया था, मैं आप लोगों को जो है बताया था कि ऊतक जो होते हैं, है ना, ऊतक जो होता है वो जो है कोशिकाओं का क्या है, समूह है, जिनकी संरचना और कार्य क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ये मैं बताया था। तो उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ना है कि जो है कोशिका, है ना, यहाँ पर देखिए ऊतक कोशिकाओं के समूह व उनके बाहर पाए जाने वाले वातावरण का क्या है, सम्मिलित रूप है। तो ऊतक जो है कोशिकाओं के समूह के अतिरिक्त जो है उनके बाहर पाए जाने वाले कुछ वातावरण है ना, उनका भी क्या है, सम्मिलित रूप है। समझ में आया? ऊतक जो है, ठीक है, दोनों की आपसी क्रियाओं के फलस्वरूप ही एक प्रकार के ऊतक एक या एक से अधिक कार्यों को क्या करते हैं, संपन्न कर पाते हैं। मतलब जो है ऊतक जो है ना, जो कोशिकाओं का समूह है और उनके बाहर पाए जाने वाले जो है वातावरण है, जिसमें कुछ खास एक द्रव्य होता है ना। तो दोनों के जो है आपसी, है ना, समन्वय के फलस्वरूप ही क्या कर पाते हैं, जो ऊतक जो है वो एक से अधिक कार्यों क्या कर पाते हैं, एक से अधिक कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। समझ में आया यहाँ तक? अब हम जानते हैं यहाँ पर जो द्रव के बारे में जानते हैं, जो उसका जो वातावरण जो है ना, जो कोशिकाओं का समूह है उसके बाहर जो वातावरण है उसके बारे में जानते हैं। देखिए ऊतक एक प्रकार के द्रव से घिरे रहते हैं, यही द्रव ऊतक के चारों ओर का वातावरण होता है। इस द्रव के संगठन और आयतन में परिवर्तन ऊतक के क्रियाकलाप को प्रभावित करता है। समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि ऊतक जो है ना, ऊतक तो कोशिकाओं का जो समूह है वो जो है एक प्रकार के जो है द्रव से घिरे रहते हैं। समझ में आ रहा है? और यही द्रव जो होता है वो जो ऊतक का क्या होता है, वातावरण होता है। समझ में आ रहा है ना? और यदि इस द्रव के संगठन और आयतन में यदि क्या हो, परिवर्तन हो, है ना, तो यदि यदि मतलब जो है जो द्रव जो मतलब जो है बाह्य जो वातावरण होता है कोशिकाओं के समूह का, मतलब जो ऊतक जो है ना उनके बाह्य में जो है उनका जो बाह्य वातावरण होता है जिसमें द्रव होता है ना, द्रव ही उसका बाह्य वातावरण होता है, विशेष द्रव्य जो है। तो यदि उस द्रव के संगठन में, है ना, संगठन में और जो है आयतन में यदि परिवर्तन होता है तो वो क्या करता है, ऊतक के क्रियाकलाप को क्या करता है, प्रभावित करता है। समझ में आया? तो इसके लिए जो है लवण की निश्चित मात्रा अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो है ऊतकों के विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो है क्या है, लवण की निश्चित मात्रा जो है अत्यंत जो है आवश्यक होता है। समझ में आया? अब इसके बाद आगे देखिए, सभी ऊतकों चाहे वे जंतु ऊतक हों या पौधों, है ना, पौधे हों, को इस द्रव के उचित माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊतकों के बीच का द्रव इनके कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। मतलब ये है कि जो है चाहे वो जंतु ऊतक हो या फिर जो है पादप ऊतक हो, कोई सा भी ऊतक हो, ठीक है ना, उनको जो है ये जो द्रव है ना, इनके उचित माध्यम की जो है ना, की आवश्यकता होती है इस द्रव की। समझ में आ रहा है? और ऊतकों के बीच जो द्रव जो होते हैं वो उनके जो कार्यों का जो निष्पादन है ना ऊतकों के, उसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आया? उसके बाद चलिए हम आगे पढ़ते हैं यहाँ पर जो है देखते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना, जो बहुकोशिकीय जो जीव हैं, चाहे पौधे हो या फिर जंतु हो, तो उनमें जो है कोशिकाओं का किस प्रकार से संगठन पाया जाता है। देखिए सबसे पहले जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। कोशिकाओं का जो समूह जो है उनसे मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है। ऊतक से फिर जो है क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से फिर क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। इस प्रकार से जो है चाहे चाहे जो है जंतु हो या फिर पादप हो, है ना, पेड़ पौधे हों, तो दोनों जो है ना, दोनों का जो शरीर जो रहता है वो, उनका जो शरीर जो रहता है ठीक इसी प्रकार से जो है उनका जो है निर्माण होता है। कोशिका से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, और अंग से जो है अंग तंत्र बनते हैं। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद क्या होता है
इस प्रकार से जो है ये बनता है। उसके बाद यही जो अंग तंत्र जो होता है क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं को जो है क्या करता है हमारे शरीर में जो है संपन्न करता है। ये जो अंग तंत्र होते हैं, समझ में आया? ओके, तो इस प्रकार है ना, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जो कोशिकाओं का जो समूह जो होता है, मतलब जो अलग अलग ऊतक होते हैं वो अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं, संपादित करते हैं। और इसीलिए तो हमारे शरीर में जो है क्या है, अलग अलग अंग है हर चीज़ों के लिए। उत्सर्जन अंग अलग है, प्रजनन अंग अलग है ना? समझ पा रहे हैं ना? तो ये अलग अलग, यदि शरीर में जैविक क्रियाओं करने के लिए अलग अलग अंग हैं, है ना, तो अलग अलग ऊतक भी होंगे और ऊतकों का कार्य भी क्या होगा, अलग अलग जो है विभाजित होगा। समझ में आ रहा है ना? तो हमारे शरीर में जो है जितने भी जो ऊतक पाए जाते हैं उनके सबके क्या हैं, अपने अपने जो है अलग अलग जो है क्या है, अलग अलग संरचना भी है और कार्य भी है। मतलब जो है कुल मिलाकर के देखा जाए तो जितने भी ऊतक हैं उनकी संरचना भी जो है क्या होती है, अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकार, और अलग अलग उनके कार्य भी क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। समझ में आया? उदाहरण के लिए जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि जाइलम है और अस्थि दोनों हैं, है ना? तो जाइलम जो है कहाँ पाया जाता है, जाइलम जो है पादप ऊतक है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और अस्थि जो है क्या है, अस्थि जो है ये जो है जंतु ऊतक है। अस्थि मतलब हड्डी, ठीक है ना? हमारा हड्डी भी क्या है, एक ऊतक ही है। समझ में आया ना? तो देखिए ओके, तो यहाँ पर देखिए जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है, जाइलम जो है खनिज लवण का और पानी का क्या करता है, संवहन करता है। किसमें, पादप, जो पादप है उसमें, पेड़ पौधों में। समझ में आ रहा है ना? और जो अस्थियाँ जो होती है वो क्या करती है, हमारी जो आंतरिक जो अंगों है ना, जो आंतरिक अंग है उनको क्या करता है, उनको जो है सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। कौन करता है, अस्थि जो है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये उदाहरण के माध्यम से पता चल गया कि जैसे जाइलम ऊतक जो है इनका कार्य अलग है, अस्थि ऊतक है उनका कार्य क्या है, अलग है। समझ में आ रहा है ना? और इसके साथ साथ जो है किसी भी एक अंग में कम से कम दो ऊतक होते हैं, है ना? किसी भी जो कोई भी एक अंग है उसमें क्या होते हैं, कम से कम दो ऊतक होते हैं जो विशेष व्यवस्था में संगठित होते हैं और मिलकर एक से अधिक कार्यों को करते हैं। तो किसी भी हमारे जो है एक जो अंग होता है उसमें जो है कम से कम जो है कितने ऊतक होते हैं, दो ऊतक होते हैं। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है पत्ती पौधे का एक अंग है ना? वह आँख जंतुओं का, ठीक है। पर्ण हरिम की सहायता से प्रकाश संश्लेषण व रंध्रों की सहायता से हवा के आदान प्रदान का कार्य करती है, ठीक है। तो पत्ती जो है वो क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, मैं कई बार बता चुका हूँ, है ना, वो जो है भोजन का निर्माण करती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और रंध्रों की सहायता से क्या करती है, वो जो है पत्ती जो है हवा का क्या करता है, आदान प्रदान का कार्य करती है। और उसी प्रकार से आँख को समझिए, है ना। आँख जो है क्या करता है, जो हमारी जो आँख जो है ना, तो आँख जो है प्रकाश की आँख जो है, आँख की सहायता से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं, है ना। ये जो है हम आँख की सहायता से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो आँख जो है क्या करता है, एक तो पहली बात ये है कि प्रकाश की सहायता से ही हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? और मतलब कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि जैसे कि जो है जो कोशिकाएं हैं उनमें भी क्या है, एक संबंध है। जो जंतु कोशिकाएं जो है और जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें भी क्या है, संबंध है। जैसे कि जो है प्रकाश का उपयोग कौन करते हैं, जो पादप कोशिकाएं जो होती है वो प्रकाश जो पत्ती में जो है ना, वो क्या करते हैं, प्रकाश का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करते हैं। और हमारी जो आँख है उसमें भी जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी सहायता से हम प्रकाश की सहायता से देख पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है, एक संबंध ही तो है ना। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखिए बहुकोशिकीय जीवों में कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो अतिशीघ्र वृद्धि भी करते हैं और विभाजन की क्षमता भी होती है। ये लगभग शरीर के सभी भागों में उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए त्वचा और वे सभी ऊतक जो अंगों की आंतरिक सतह बनाते हैं। इसके अलावा कुछ ऊतक ऐसे होते हैं जो शरीर में भरण पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। ऐसे रेशे ऊतक हैं जो जंतुओं में पेशियाँ और पौधों की संवहन ऊतकों में पाए जाने वाले रेशे हैं। ये दोनों ही सहारा और लचीलापन प्रदान करते हैं, साथ साथ एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ने का कार्य भी करते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये जो है हमारे शरीर में जो जो कोशिकाएं जो होती है ना, तो कुछ ऊतक जो हैं जो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत ही तेज़ी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और इसी कारण से जो है शरीर में क्या होता है, शरीर का विकास होता है। और यदि हमारे शरीर में क्या हो जाता है, कहीं पर जो है लग जाता है, कभी है ना खरोच आ गया, लग गया, या फिर और कुछ हो जाता है, तो उसमें जो है कहीं पर कट गया, तो ऊतकों का जो है तेज़ी से निर्माण होता है। तभी तो हमारा जो कटा हुआ भाग रहता है पूरा भर जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इस प्रकार की जो है क्या होती है, कोशिकाएं जो होती है ना, जो क्या करते हैं,
जो अतिशीघ्र वृद्धि करते हैं, समझ में आ रहा है। और कुछ कोशिकाएं जो है रेशे युक्त भी जो होती है, ठीक है ना। ये क्या करता है मरम्मत का कार्य भी करता है। जो तेज़ी से वृद्धि करने वाली जो ऊतकें जो होती है ना, ऊतक जो होती है वो क्या करता है वृद्धि और मरम्मत की प्रक्रिया में क्या करती है, हमको जो है सारा वृद्धि और जो मरम्मत की जो प्रक्रिया जो होती है उसमें हम हेल्प करती है ऊतक जो है, समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ कि सभी ऊतकों के क्या होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। और ऊतक के कारण से ही यदि हमारे शरीर में कहीं पर लग जाता है या फिर जो है खरोच आ जाता है तो वहाँ पर जो घाव बन जाता है ना और गड्ढा हो जाता है तो वहाँ पर भरने का कार्य भी तो यही ऊतक जो है करते हैं, समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से देखना जब भी क्या होता है, जब किसी का ऑपरेशन होता है, आप सुने होंगे ऑपरेशन होता है ना, तो जब भी क्या होता है ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन जब होता है तो उनको जो है दाल क्या करते हैं, दाल जो है पीने के लिए बोलते हैं या फिर दाल खाने के लिए बोलते हैं। मतलब जो दाल है भोजन में जो है दाल लेने के लिए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दाल में पाया जाता है क्या, प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। और प्रोटीन से ही क्या होता है ऊतक जो होते हैं ना, ऊतक उनका क्या होता है निर्माण होता है, ऊतकों का निर्माण होता है। और इसी कारण से जो है दाल खाने के लिए बोलते हैं प्रोटीन, ताकि ऊतक जो है ऊतकों का क्या हो सके, निर्माण हो सके, समझ में आ रहा है ना। ओके, जिससे क्या हो सके, अगर कोई ऊतक जो है जो क्या हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है, उनकी क्या हो सके, मरम्मत हो सके, समझ में आया। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग जो है यहाँ पर कुछ जो है स्टेम कोशिकाओं के बारे में है ना, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, जंतु में एक सीमा तक वृद्धि होने के बाद सामान्य कोशिकाओं का विभाजन रुक जाता है, परंतु कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती है जो अभी भी विभाजित होने की क्षमता रखते हैं, इन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं। ओके, मतलब ये है कि कुछ कोशिकाएं जो होती है ना हमारे शरीर में, जो है जितनी भी जो कोशिकाएं हैं उनमें जो उनका जो विभाजन जो होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि नए कोशिकाओं का विभाजन जो है, नए कोशिका जो है कहीं बाहर से आकर के नहीं टपकता, बल्कि क्या होता है जो पुरानी कोशिकाएं होती है उनमें ही क्या होता है, जैसे कि ये कोशिका है, अब इनमें क्या होगा, इनमें जो है विभाजन होगा इस प्रकार से। तो धीरे धीरे अंतिम में जो है दो कोशिका इस प्रकार से बन जाएंगे। मतलब जो है ये जो पुरानी कोशिका, ये हम मान के चलिए पुरानी कोशिका है, इनका जो है इस प्रकार से क्या होता है, धीरे धीरे विभाजन होता है और नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का क्या होता है, विभाजन जो है निर्माण होता है। और वो कैसे होता है, कोशिकाओं के विभाजन से। तो ये जो कोशिका विभाजन जो होता है ना, वो जो है जंतुओं में जो है एक निश्चित सीमा तक क्या होती है, वृद्धि होने के बाद जो है कोशिकाओं का विभाजन जो है रुक जाता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती है जो क्या करती है, विभाजित होने की क्षमता रखती है लंबे समय तक, उनको हम बोलते हैं स्टेम कोशिकाएं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और इसी से जो है कई प्रकार की जो है हमारे शरीर का जो अंग जो है उनका निर्माण होते रहता है। यदि क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उनमें जो है ये क्या करता है, ये जो है हेल्प करता है, समझ में आ रहा है ना, उनके अंगों को जो है मरम्मत करने में, समझ में आया। तो ये हुआ यहाँ तक, ओके, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम आगे जानेंगे, इसको और अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो है ऊतकों की संरचना व कार्य में संबंध। तो ऊतकों की संरचना और कार्य में क्या संबंध है यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम कि जो है कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक से फिर अंग बनता है और अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है, समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से जो है संरचनात्मक संगठन समय के साथ घटित हुआ। मतलब जो है सबसे पहले जो है कोशिका आया, कोशिका से मिल करके ऊतक बना, ऊतक से अंग और अंग से फिर अंग तंत्र, समझ में आया ना। और इस प्रकार से जो है जीवों का क्या होता है, जीवों का जो है उनकी जो जीवों का जो शरीर है उनका जो है क्या होता है, निर्माण होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रक्रिया में पहले एक कोशिकीय संरचनाएं अस्तित्व में आई और इनसे बहुकोशिकीय समुदायों का विकास लगभग 580 मिलियन वर्ष पहले हुआ, ठीक है। और इस प्रक्रिया में कोशिकाओं की संरचना व कार्यों में भी परिवर्तन आया। तो जैसे जैसे क्या होते गया, पहले कोशिका का जो है अलग कार्य था, फिर ऊतक का जो है कार्य अलग हो गया, अंग का कार्य अलग, फिर अंग तंत्र कार्य अलग। इस प्रकार से जो है कार्यों में भी क्या होने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा। तो यहाँ पर जो है हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि ये जो जीवों का जो विकास जो हुआ है ना, वो जो है काई से, शैवाल से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है, शैवाल से। आप देखते हैं आपके घर के आसपास में जहाँ पर पानी एकत्रित हो जाती है, टंकी के आसपास में या फिर तालाब हो या फिर नदी, कहीं पर भी हो, किनारे में देखेंगे तो हरे रंग की जो परत जमी रहती है ना, इसी को बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं, काई, शैवाल, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है कि शैवाल से ही जो है जो जीव है उनका क्या हुआ है, विकास हुआ है, ठीक है। तो शैवाल कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है। तो इसलिए जो है
हम यहाँ पर जो है देखेंगे कि जल्दी से जो है स्थलीय सीमा तक पहुँचते, स्थल में पहुँचते तक कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके ऊतकों का जो है किस प्रकार से जो है उनका जो है विकास हुआ है और उनके कार्य में जो है किस प्रकार से परिवर्तन आया है। समझ में आया? तो देखिए, जो हरे पौधे हैं ना, यदि हम पौधों की बात करें तो पौधों के जलीय जीवन से स्थलीय बनने की प्रक्रिया को देखिए तो हम कोशिकाओं की संरचना और कार्यों के बीच संबंध को समझ पाएंगे, है ना। तो देखिए, अब यहाँ पर समझिए, पौधे जलीय जीवन को छोड़कर स्थलीय वातावरण में आए तो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड व श्वसन के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध था, है ना। परंतु इनके सामने अपने आप को सूखे से बचाने की चुनौती भी थी। यदि हम जलीय व स्थलीय पौधों की जड़, तना, पत्ती, आंतरिक संरचना का भी चित्र देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थलीय वातावरण में आने पर मिट्टी में स्थित जड़ों से लेकर पत्तियों तक पानी का संवहन कैसे हुआ होगा। मतलब कुल मिलाकर के यदि हम देखते हैं तो यदि कोई पौधा क्या है, पानी के अंदर में है। कहाँ पर है? पानी के अंदर में है, ठीक है ना। कोई पौधा मान लीजिए पानी के अंदर में है। अब वो जो है जब स्थलीय सीमा में जाएगा, स्थल में जाएगा, ठीक है ना, तो पहले जो है इनको कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, पानी में ही मिल जाता था। और वो हमेशा इनका जो ये जो है ना, जो इनका जो मान के चलिए, इनका जो पेड़ पौधों की जो शरीर, मतलब मान के चलिए उनका शरीर जो है पेड़ पौधे ही है जो है ना, तो उनका जो सतह जो था, बाह्य सतह, वो जो हमेशा नमी से बना रहता था, क्योंकि ये पानी के में डूबा ही रहता था, ऐसा पानी में था, इस कारण से। अब यदि इसको बाहर निकाल देते हैं स्थल में तो इनका ड्राई हो जाएगा ना, इनका जो बाह्य सतह जो है पेड़ पौधों का, वो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। और इनको ऑक्सीजन की, इनको जो है ना, इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की भी इनको आवश्यकता होगी, सूर्य प्रकाश की भी आवश्यकता होगी। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे जैसे क्या हुआ कि जब जो जल में जो पौधे थे उनको जब स्थल में जो है, स्थल में धीरे धीरे पहुंचाया, तो उसके कारण से जो है वहाँ पर क्या हो गया, उनकी संरचना, उनके आंतरिक संरचना में भी और बाह्य संरचना में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया। उनके है ना, जो पौधे थे उनकी संरचना में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया। समझ में आ रहा है ना। और उनके ऊतकों के कार्यों में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया। समझ में आ रहा है कैसे आया? देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे ही क्या हुआ, हम जो है पौधों को जो है जली से स्थल सीमा में ले आए, मतलब स्थल में आ गया। तो देखिए, चूँकि बाहर में जो है आप जानते हैं कि स्थल में जो है जल की कमी रहती है, तो यदि स्थल में है तो उनको जो है ऐसे ही ऊपर में अगर रखा रहेगा तो उनको जो है पानी कहाँ से मिलेगा। इस कारण से क्या हुआ, उनमें धीरे धीरे क्या होने लगी, उनकी जड़ें जो हैं इस प्रकार से शाखित होने लगी और जो है ज़मीन से नीचे जो है क्या होने लगी, वो जो है फैलने लगी, ज़मीन में नीचे फैलने लगी, ताकि क्या हो सके, वो जो है पानी का जो है अवशोषण कर सके अपना भोजन बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या हुआ, इनकी जो जड़ें जो हैं इसमें जो है एक विशेष प्रकार की जो है ऊतकों का निर्माण हुआ, जो क्या होने लगा, उनका सिरा जो है अचानक से ऐसा जो है शाखित होने लगा और बढ़ने लगा। तो नए ऊतकों का निर्माण हो रहा है ना यहाँ पर, तभी तो ये सब हो रहा है, जड़ जो है शाखित होने लगी। अब इसमें से जो है ये तो हो गया। अब इनको जल की आवश्यकता थी, तो जल को जो है पत्तियों तक कैसे पहुँचाएंगे। यहाँ तक पहले तो पानी में डूबा रहता था, अब हम वहाँ उनको पानी मिल जाता था, लेकिन इसके लिए धीरे धीरे क्या हुआ, इनमें जो है ऐसा जो है ऊतक का निर्माण हुआ, जैसे जाइलम है, तो जाइलम जैसे ऊतकों का इनमें क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिनसे जो है नलिका रूपी जो है संरचनाएं क्या हुई, विकसित हुई, जिसके माध्यम से पानी जो है ऊपर क्या होने लगा, चढ़ने लगा। समझ में आ रहा है। इसके अलावा जो है भोजन बनाने, अब इसके अलावा जो है इनकी वृद्धि और विकास के लिए खनिज लवण की भी आवश्यकता थी। तो एक और जो है दूसरा ऊतक का निर्माण हुआ, है ना, उनका जो है इनके शरीर में विकास हुआ, जिनको हम बोलते हैं फ्लोएम, जिसमें जो है खनिज लवण को क्या कर सके, ये अवशोषित कर सके, पत्तियों तक पहुंचा सके। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे जो है अलग अलग प्रकार की जो है जो ऊतक जो है वो क्या होने लगी, अलग अलग जो ऊतक जो है उनका क्या होने लगा, निर्माण होने लगा। समझ में आ रहा है ना। और इस प्रकार से क्या हुआ, परिवर्तन आया। उसके बाद देखिए, इस प्रकार जलीय वातावरण में स्थलीय वातावरण में आने पर, ये तो पौधे की बात हो गई, है ना। जंतु कोशिकाओं की, अभी जो मैं बता रहा था वो मतलब पादप के बारे में था, पौधों के बारे में। अब जो है हम देखेंगे कि जलीय वातावरण से स्थलीय वातावरण में जो है यदि जंतु आए तो उनका क्या हुआ, है ना। तो जंतु कोशिकाओं की संरचना व कार्यों में आए बदलाव को भी समझा जा सकता है। तो देखिए, जब क्या हुआ, जब जलीय क्षेत्र से जो है ना, जल से जब थल में जो है जब कौन आया, जो जंतु जो थे वो आए, तो उनकी जो कोशिकाओं की जो संरचना और कार्यों में क्या बदलाव आया, है ना। तो देखिए, जलीय जंतुओं में शरीर के द्वारा श्वसन के लिए हवा का आदान प्रदान होता है।
स्थलीय वातावरण में आने पर जंतुओं के शरीर की सतह हवा के संपर्क में आने पर सूखने लगी। फलस्वरूप स्थलीय जंतुओं की कोशिकाएं ऐसे नमी युक्त समूह में व्यवस्थित हुई जिससे अधिकाधिक हवा ग्रहण करने की क्षमता थी। ठीक है ना। मतलब ये हुआ कि देखिए, जब जो है जल में थे जंतु, है ना, तो उनके सतह के द्वारा जो है क्या हो रहा था, श्वसन के लिए हवा जो है आदान प्रदान होता, मतलब जो है उनको जो है पर्याप्त मात्रा में जो है जल से ही क्या मिल जाता था, ऑक्सीजन मिल जाता था, और उनका भी शरीर क्या था, नमी युक्त था। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, जब जंतु जो है जलीय वातावरण से स्थलीय वातावरण में वो जो की ओर जो है गमन करने लगे, मतलब जो है जल से स्थल की ओर आए, तब क्या हुआ, उनके शरीर में जो है हवा के संपर्क में जैसे ही आया तो वो सूखने लगा था, है ना, सूखने लगी। तो इसीलिए क्या हुआ, जंतु की जो कोशिकाओं में जो है, जंतु की जो कोशिकाएं हैं ऐसे नमी युक्त जो कोशिकाओं में क्या हो गई, व्यवस्थित हो गई, है ना, सूखने लगा था ना। इस कारण से जो जो जंतु की जो कोशिकाएं थी वो जो नमी युक्त जो है कोशिकाओं में क्या होने लगी, नमी युक्त कोशिकाओं के समूह में जो है व्यवस्थित होने लगी। समझ में आ रहा है ना। जिससे क्या हो सके, अधिक से अधिक हवा को जो है ग्रहण कर सके और शरीर को जो है सूखने से बचाया जा सके। समझ में आ रहा है। मतलब जो है जैसे कि हमारा हमारा जो फेफड़ा जो है ना, तो फेफड़ा जो है बहुस्तरीय और क्या होता है, वलयित होता है। मतलब बहुस्तरीय मतलब जो है बहुत सारी उसमें जो है इस प्रकार से रचना होती है जिसमें जो है बहुत सारी जो हवाओं को क्या कर सके, हवा को जो है क्या कर सके, उनको जो है एक मतलब जो है उनका जो है आदान प्रदान कर सके, संग्रहण कर सके। तो इस प्रकार से जो है क्षेत्रफल जो है क्या हुआ, उसमें जो है विकसित हुआ, किसमें, फेफड़ों में। तो ये सब किस प्रकार से हुआ, तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमारी जो ऊतक है ना, तो ऊतक की जो संरचना और जो कार्य है उनमें जो है क्या है, एक संबंध है। मतलब जो है जैसे जैसे जो है जिन जिन चीज़ों की जो है हमारा जो शरीर है उनको जो है, या फिर हमारा जो अंग जो है जो ऊतकों से मिलकर के बना है और ऊतक जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना है, तो उनको जिस जिस प्रकार से जो है कार्य की आवश्यकता हो, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता महसूस हुई, उसी प्रकार से क्या होते गया, ऊतकों का निर्माण होते गया और उसी प्रकार से वो जो है कार्य करते गए आवश्यकताओं के अनुसार। और इस प्रकार से क्या हुआ, हमारा शरीर जो है विकसित हुआ, है ना। कोशिकाएं जो है उसी इस प्रकार से विकसित हुई, कोशिकाएं से फिर जो है ऊतक से फिर अंग और अंग से फिर अंग तंत्र। समझ में आया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी जो भी चीज़ें समझाया हूँ और ये जो हमने सीखा जो है ना, इसको आप क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और इस प्रकार से ये वाला आपका चैप्टर जो है क्या होता है, समाप्त होता है। और मैं आप लोगों को जो है PDF भेज चुका हूँ, है ना। आप जो है अपनी कॉपी कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में जब पहुँचेंगे, है ना, नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, तो वो होगा अध्याय 8 रासायनिक अबंधन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।